हेलो दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है मल्टी कंपोनेंट रिएक्शन। मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन। मैं राजन मिश्रा, रिसर्च एसोसिएट, जियादा प्रसाद ऑफ डीआरडीओ मुंबई, CSIR नेट ऑल इंडिया रैंक 34। मल्टी कंपोनेंट रिएक्शन क्या होते हैं? ऐसे रिएक्शन जिसमें तीन या तीन से अधिक स्टार्टिंग KSM का यूज होता है, जो केमिकल स्ट्रक्चर इनपुट की तरह काम करते हैं और इनसे फाइनल प्रोडक्ट प्राप्त किया जा सकता है। और ये सारे रिएक्शन एक सिंगल पॉट में होता है, एक सिंगल आरबी में, राउंड बॉटम फ्लास्क में होता है। इसको मल्टी कंपोनेंट रिएक्शन कहते हैं। आइए समझते हैं इसकी पूरी केमिस्ट्री। अब कोई भी मान लो स्ट्रक्चरल यूनिट इस प्रकार से यहाँ पर बना हुआ है। इसमें 1 2 3 4 फोर कंपोनेंट्स हैं। उन फोर कंपोनेंट्स में एक पॉट, एक बर्तन में चार लोग ऐसे इस प्रकार से अलग अलग लाकर उसको अटैच कर रहे हैं। तो मल्टी कंपोनेंट हो गया। मल्टी कंपोनेंट एक दो से अधिक कंपोनेंट हो गए तो मल्टी कंपोनेंट रिएक्शन का मतलब चेंजेस होते हैं, बनाना होता है। तो मल्टी कंपोनेंट्स रिएक्शन एक ही आरबी में, राउंड बॉटम फ्लास्क के या एक ही रिएक्टर में अलग अलग प्रकार के रिएक्ट जिनसे उसका मॉलिक्यूल डिसाइड होता है, जिससे उनका मॉलिक्यूलर केमिकल स्ट्रक्चर डिसाइड होता है। उन अलग अलग प्रकार के रिएक्टेंट को एक ही रिएक्शन में मल्टी स्टेप करने के बजाय एक ही रिएक्शन स्टेप में यूज करते हैं, उसको हम कहते हैं मल्टी कंपोनेंट रिएक्शन। इसका यूज फार्मास्यूटिकल कंपनी में जैसे जैसे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में रेगुलेटरी का दबाव बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे प्रोडक्ट यील्ड के बारे में हो रहा है, सस्ता प्रोडक्ट जेनरिक मेडिसिन बनाने की जरूरत है। इसी प्रकार पेंट इंडस्ट्री और दूसरी अदर इंडस्ट्री जहां पर सस्ते प्रोडक्ट को लॉन्च करने की जरूरत है, तो अलग अलग इनको बनाकर फिर प्योरीफाई करना, फिर टाइम भी कंज्यूमिंग ज़्यादा होगा, सॉल्वेंट वेस्टेज भी बहुत ज़्यादा होगा। तो ऐसे इससे अच्छा है कि हम सिंगल कंपोनेंट मल्टी कंपोनेंट रिएक्शन को सिंगल स्टेप रिएक्शन में इसको डिजाइन करें। इसके लिए हमें मल्टी कंपोनेंट रिएक्शन की जरूरत होती है। इसके लिए एक चीज ध्यान देना होता है। इसकी वजह से क्या होता है कि जनरली इनका जो मैकेनिज्म होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है, सिंपल नहीं होता है। बल्कि क्या होता है, पहले हम दो कंपोनेंट के रिएक्शन को डिसाइड करते हैं, फिर टू कंपोनेंट रिएक्शन इसको डिसाइड करते हैं। इसमें जनरली जो रिएक्शन होता है, यूजी रिएक्शन, मैनिक रिएक्शन, एसिंगर रिएक्शन, गेवार रिएक्शन, स्टेकर रिएक्शन, अलग अलग रिएक्शन का, इन सारे रिएक्शन का यूज किया जाता है जनरली मल्टी कंपोनेंट रिएक्शन में, इन सबके रिएक्शन को। तो जल्दी इसको हम कह सकते हैं कि कॉम्बिनेटोरियल और पैरेलल सिंथेसिस प्रोसेस का यूज करके हम मल्टी कंपोनेंट रिएक्शन को बढ़ाते हैं। इसका एक एडवांटेज है कि अलग अलग कंपोनेंट को, जो मल्टी कंपोनेंट रिएक्शन है, अलग अलग कंपोनेंट को हम अटैच करके यहाँ पर जो रिएक्शन कराते हैं, इसका मेडिसिनल केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा स्कोप है। और बायोलॉजिकल टारगेट को, मान लो कोई फंक्शनल ग्रुप साइनाइड है या NH2 है, कि जिसका बायोलॉजिकल टारगेट एरिया पर जो अटैक करेगा, टारगेट पर अटैक करेगा, उसके लिए ये बहुत ही रिलेवेंट केमिस्ट्री है, बहुत ही अच्छा केमिस्ट्री है। आज लगभग 200 से 400 आज लगभग 200 से 400 ऐसे रिएक्शन है, ऐसे API हैं जिनमें मल्टी कंपोनेंट रिएक्शंस का यूज किया जाता है। और इन 200 से 400 का लगभग 25% जो रिएक्शंस होते हैं उसमें आइसोसाइनाइड आइसोसाइनाइड्स कम से कम उन KSM में आइसोसाइनाइड एज ए KSM यूज जरूर हुआ है। ऐसा देखा गया है कि आइसोसाइनाइड केमिस्ट्री का उसमें जो मल्टी कंपोनेंट रिएक्शन है उसका 25 रिएक्शंस में आइसोसाइनाइड जरूर यूज हुआ है। तो ये बहुत ही जरूरी हो जाता है कि हम मल्टी कंपोनेंट रिएक्शन को समझें और इसका यूटिलाइजेशन करें। ग्रीन केमिस्ट्री के नजरिए से भी देखा जाए, रेगुलेटरीज का जो दबाव होता है उसके नजरिए से देखा जाए, तो मल्टी कंपोनेंट रिएक्शन बहुत ही अच्छा विकल्प होगा। प्यूरिफिकेशन का, सॉल्वेंट वेस्ट को रोकने का एक बहुत ही अच्छा तरीका होगा। अब हम समझेंगे, कुछ एग्जाम्पल देखेंगे मल्टी कंपोनेंट रिएक्शन का, जैसे हम नोकाडिसिन के बारे में यहाँ पर दिखा रहे हैं। अब देखा जाए, ये एक एथाइल एस्टर ग्रुप का, इसका ब्रोमो एल्डिहाइड टाइप का ग्रुप का, अमोनिया के प्रेजेंस में सोडियम एथेनॉल का यहाँ पर
एथेनॉल का सल्फर डेरिवेटिव है थायरॉल। इसका रिएक्शन कराने पे मोइटिव होता है, बाद में इसको आइसोसाइनाइड से रिएक्शन कराने पर साइनाइड का यहाँ पर अमाइड टाइप का इस प्रकार से इसके साथ रिएक्शन होगा कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, इस प्रकार का हमारा मोइटिव बनेगा। ये जो होता है नोकाडिसिन के लिए, नोकाडिसिन के लिए इसका यूज किया जाता है। तो हम जैसे आपको बताया कि एक कम से कम 1/4 रिएक्शन में जितने भी अब तक नोन 300 से 400 रिएक्शन है मल्टी कंपोनेंट रिएक्शन, उसमें 1/4 यानी 25% में आइसोसाइनाइड कंपोनेंट का, आइसोसाइनाइड केमिस्ट्री का जरूर यूज किया गया है। पेंसिलिन, पेंसिलिन बहुत ही फेमस एंटीफंगस है, आपने इसका नाम सुना होगा। पेंसिलिन का आविष्कार किया गया है, फ्लेमिंग ने किया था। इसका भी रिएक्शन अगर हम देखें, पेंसिलिन अलग अलग प्रकार के पेंसिलिन होते हैं, इसका अगर हम रिएक्शन कराएं तो यहाँ पर ये भी आइसोसाइनाइड NH2, इसका जब हम रिएक्शन कराते हैं 1 2 3 तीन या तीन से अधिक कंपोनेंट यूज होते हैं तो मल्टी कंपोनेंट रिएक्शन होता है। इस प्रकार से होता है ये रिएक्शन। यहाँ पर अमाइड बनता है, ये हाइड्रोजन है, अमाइड बनता है और सेकेंडरी अमीन बनती है, सेकेंडरी अमीन बनती है। ये हमारा पेंसिलिन का डेरिवेटिव हो गया, जहां पर आर ग्रुप अलग अलग प्रकार के आर ग्रुप होते हैं। ठीक है, तो मल्टी कंपोनेंट का रिएक्शन, मल्टी कंपोनेंट रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर हम रिएक्शन की बात करें, सेरिन प्रोटीसेज, प्रोटीज के लिए इसका यूज किया जाता है, जो मैं रिएक्शन यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। कोई भी अल्काइल ग्रुप, यहाँ पर आइसोसाइनेट, इसका रिएक्शन एल्डिहाइड ग्रुप और अमीन से। BF3 मेथनॉल, BF3 ग्रुप का डाइऑक्सिजन एज ए सॉल्वेंट इसमें यूज किया जाता है, डाइऑक्सिजन का यूज किया जाता है। और H2O ए इल्ड जो देता है वो लगभग 90% 90% इल्ड तक देता है, और हमारा जो रिएक्शन होता है इस प्रकार से बनता है। और ये जो मोइटी होती है, इस मोइटी को अगर हम R1 R2 R3 इन सबको रिप्लेस करके एक बनाएं तो हमारा वो ग्रुप इस प्रकार से होता है, इस प्रकार का है मोइटी हमारा बनता है।